नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों में डिसऑर्डर। तो जितने भी डिसऑर्डर हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे के सारे डिसऑर्डर पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक जो है वो डिसऑर्डर आपको कन्फर्म पूछा ही जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे का हर एक तरह का डिसऑर्डर आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चों को कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं और उनका निवारण क्या है, या उन्हें हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बच्चा कब कौन सा डिसऑर्डर शो कर रहा है, कब किस डिसऑर्डर में कौन सी परेशानी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर सीटेट में आता है तो समझ लीजिए आपका वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर क्या है? डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में मेन परेशानी क्या होती है? मेन परेशानी होती है आपकी पढ़ने में कठिनाई। बच्चा समझदार होता है लेकिन पढ़ते समय अक्षर उलट देता है, मतलब उल्टे शब्द पढ़ेगा। शब्द जोड़ने तोड़ने में दिक्कत होती है। क्या लक्षण है? जैसे बी को डी या पी को क्यू, इस तरीके से उल्टे शब्द लिखेगा। पढ़ने में बहुत धीमापन दिखाएगा। शब्द छोड़ देना या गलत करना भी डिसलेक्सिया कहलाता है। पढ़ी हुई बात समझने में कठिनाई होगी। लिखित कार्य करने से बचने की कोशिश करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिसलेक्सिया का। अगला आपका डिसग्राफिया। देखो इस ग्राफ से पता चल रहा है, ग्राफिया मतलब राइटिंग, तो लिखने में कठिनाई होगी। डिसग्राफिया के प्रमुख लक्षण क्या हैं? अक्षर टेढ़े मेढ़े और अस्पष्ट होंगे। साफ पता नहीं चलेगा बच्चे ने क्या लिखा है। शब्दों के बीच सही दूरी नहीं होगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपका डिसलेक्सिया का। बहुत धीमी लिखावट होती है इसमें। बच्चा धीरे धीरे लिख रहा है तो भी डिसग्राफिया है। बार बार स्पेलिंग की गलतियां हो रही हैं तो भी डिसग्राफिया है। या लिखते समय हाथ में दर्द व थकान महसूस कर रहा है तो भी आपका डिसग्राफिया है। अगला है थर्ड डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलेशन से बना है डिसकैलकुलिया, गणित को समझने में कठिनाई। इसके लक्षण क्या हैं? अंकों की पहचान में भ्रम। 3, ठीक है ना, 3 है, 6 है, 9 है। अब 6 और 9 आपस में इसमें भ्रम रहेगा उसे कि हम किस तरीके से पहचानें। जोड़ घटाव में बार बार गलती करेगा। गुणा भाग याद न रहना। समय पैसे माप समझने में कठिनाई होगी। और गणित से डर या बचने की प्रवृत्ति होगी, उसे कहेंगे हम डिसकैलकुलिया। अगला है नंबर 4 पर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SLD। SLD क्या है? एक न्यूरो विकासात्मक अधिगम विकार है जिसमें बच्चे को पढ़ने लिखने या गणित या तीनों में लगातार कठिनाई हो तब उसकी बुद्धि सामान्य होती है। सरल शब्दों में बच्चा समझदार होता है लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में वो नहीं शो करेगा। तो इसका मतलब है, जैसे इसके प्रमुख प्रकार कौन से हैं? डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने में भी हमने बताया था, डिसग्राफिया लिखने में, और डिसकैलकुलिया गणित को समझने में। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं? उम्र के अनुसार शैक्षिक प्रदर्शन न होना, बार बार अभ्यास करने के बाद भी सुधार न होना, पढ़ाई से बचने की प्रवृत्ति और आत्मविश्वास में कमी। ये सभी लक्षण किसके हैं? डिसकैलकुलिया के। पढ़ना लिखना गणित में स्थायी समस्या बनी रहती है। आत्मविश्वास में भी कमी रहती है। अगला है नंबर 5 पर ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD एक न्यूरो विकासात्मक विकार है जिसमें बच्चे ध्यान की कमी, अति सक्रियता और आवेशशील व्यवहार पाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो बच्चा समझदार है लेकिन वह एक जगह टिक कर ध्यान नहीं लगा पाता और बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है।
मतलब क्लास में उधर से उधर भागेगा, कभी कोई एक्टिविटी कभी कोई एक्टिविटी, मतलब एक जगह नहीं बैठेगा। इसके लक्षण क्या हैं? तो लक्षण है इसके, पहला है ध्यान बहुत जल्दी भटक जाना। जब बच्चा एक जगह टिकेगा ही नहीं, ध्यान कहाँ से लगाएगा वो? एक काम पूरा न कर पाना, पहला काम पूरा नहीं होता जब तक दूसरा शुरू। बहुत ज़्यादा बोलना या हिलते डुलते रहना भी आपका ADHD का उदाहरण है। बिना सोचे समझे कार्य करना, निर्देशों के पालन में कठिनाई। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके प्रकार हैं आपके, पहला है इन अटेंटिव टाइप, ध्यान की अधिकता में कमी रहती है, और दूसरा है हाइपर एक्टिव इम्पल्सन टाइप, और तीसरा है कंबाइंड, जिसमें ये दोनों मिलते हैं। अवधान घटित प्रकार, अति सक्रिय, आवेगशील प्रकार और संयुक्त प्रकार। अगला चलते हैं ODD। ODD क्या है? अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर एक व्यवहार संबंधी विकार है जिसमें बच्चा ODD अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर एक व्यवहार संबंधी विकार है जिसमें बच्चा बार बार विरोध करने लगता है, जिद्दी, गुस्सैल और नियम न मानने वाला व्यवहार दिखाता है, विशेषकर बड़ों के प्रति। अपने जो यार दोस्त जो होंगे उनमें नहीं, लेकिन बड़ों में जरूर दिखाएगा ये। जानबूझकर ना कहना, बहस करना, आदेशों का विरोध करना, आदत बना लेना। ODD के प्रमुख लक्षण क्या है? बार बार गुस्सा आना, बड़ों की बात न मानना, जानबूझकर दूसरों को परेशान करना, अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देना और आसानी से चिढ़ जाना। ये सब ODD के लक्षण हैं। अगला चलते हैं, अगला है नंबर 7 पर कंडक्ट डिसऑर्डर, सामाजिक नियमों का उल्लंघन। यह एक व्यवहारिक विकार है जिसमें बच्चा झगड़ा करना, नियम तोड़ना, झूठ बोलना, चोरी, आक्रामक व्यवहार शो करता है। इसे कहते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, अगला है नंबर 8 पर, यह बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सामाजिक संप्रेषण में कमी। इसमें बच्चे को सामाजिक संपर्क, दूसरों से बात करनी है, संवाद, संभावनाएं, कुछ बताना है, कुछ समझना है, में कठिनाई होती है, और सामाजिक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में कमी, सीमित व्यवहार वाला विकासात्मक विकार है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 9 नंबर पर है बौद्धिक अक्षमता, औसत से कम बुद्धि एवं अनुकूलन समस्या। इसमें बच्चे की बुद्धि औसत से कम होती है और दैनिक जीवन के कार्यों में कठिनाई होती है। अगला चलते हैं, नंबर 10 पर है ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। इसमें बच्चे की बुद्धि औसत से कम होगी और दैनिक जीवन में काम करने में कठिनाई होगी, और कम IQ लेवल भी कम होगा, यानी आपका नंबर 9 और 10 लगभग एक जैसे हैं। सभी विकास क्षेत्रों में यहाँ देरी है। स्पीच डिसऑर्डर भी, अगर बच्चे को उच्चारण, आवाज़ और स्पष्ट बोलने में समस्या है तब हम उसे स्पीच डिसऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, अगला है लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज आप समझ गए होंगे। लैंग्वेज डिसऑर्डर किससे आता है? भाषा से। भाषा को समझने में, बोलने में, बताने में आदि में अगर कठिनाई हो रही है तो उसे हम लैंग्वेज डिसऑर्डर में रखेंगे। नंबर 13 पर हकलाना। तो स्टार्टिंग, कभी कभी छोटे बच्चों में ये देखने को मिलता है कि बोलते समय वो दोहराते हैं, रुकावट या अटकना, ये एक नियम के तहत होता है। सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क में हुई क्षति के कारण मांसपेशियों पर नियंत्रण कम हो जाता है और मांसपेशियां नियंत्रण से न्यूरोलॉजिकल विकार हो जाता है, यानी इसमें हाथ पैर प्रॉपर रूप से काम नहीं करेंगे, इसे सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। डायस्प्रैक्सिया, बच्चों को शारीरिक गतिविधि योजना समन्वय में कठिनाई होती है। शारीरिक समन्वय योजना में समस्या, यानी जैसे आपने देखा होगा असेंबली वगैरह में बच्चे बोला आपको जा रहा है कि टर्न लेफ्ट, वो लेफ्ट के बजाय राइट मुड़ रहे हैं, राइट के बजाय लेफ्ट मुड़ रहे हैं, या कभी वो सीधे नहीं खड़े हो रहे। तो क्लास में भी कभी कभी देखा होगा टीचर कुछ और बता रहा, वो कुछ और कर रहे होते हैं, तो कभी कभी इन्हें शारीरिक कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत होती है।
फाइन मोटर डिले। अच्छा, फाइन मोटर कहते हैं लिखना, बटन लगाना आदि, मतलब छोटे कामों को हम फाइन मोटर में कहते हैं। तो जिनका फाइन मोटर काम यानी जैसे पेन को पकड़ना, पेन से अक्षर लिखना, ये सब डिले हो रहा है तो वो फाइन मोटर डिले में आएगा। एंजाइटी डिसऑर्डर यानी चिंता विकार। कुछ बच्चे बेवजह डरते रहते हैं, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, तो उसे एंजाइटी और डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक। अवसाद डिप्रेशन। कभी कभी बच्चा लंबे असफलता के कारण उदासी, निराशा या रुचि हो जाती है, उसकी पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उसे अवसाद या सीखी हुई असहायता। लर्न हेल्पनेस। बार बार असफलता के बाद बच्चा प्रयास करना छोड़ देता है, मतलब बार बार प्रयास कर रहा है तो वो कुछ न कुछ सीख ही रहा होगा, सीखने के बावजूद वो छोड़ देगा अगर वो सफल नहीं हुआ तो। श्रवण बाधा हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये सुनने की आंशिका पूर्ण रूप से कम होना एक क्षमता है, हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है। दृष्टिबाधिता विजुअल इम्पेयरमेंट। जिन बच्चों को कम दिखाई देता है तो उनको विजुअली इम्पेयरमेंट बोला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी एक हमारा शिक्षा का हिस्सा है। संवेदी एकीकरण। बाल इंद्रियों से आने वाली सूचना को ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पाना। बाल इंद्रियां जैसे उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं जो उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको सही से एकत्रित नहीं कर पाना किस में आएगा? संवेदी एकीकरण में। अगला है प्रश्न संख्या 23। अलगाव चिंता विकार। माता पिता से दूर रहने का अत्यंत डर और रोना, जिसे अलगाव चिंता विकार कहते हैं। सामाजिक भय। लोगों के सामने बोलने और रहने में डर लगता है, उसे सामाजिक भय कहते हैं। ठीक। और आत्म केंद्रिता ईगो सेंट्रिज्म। केवल अपने ही दृष्टिकोण को मानना आत्म केंद्रिता या ईगो सेंट्रिज्म कहा जाता है, दूसरों की बात नहीं मानेंगे आप। टिक डिसऑर्डर। अनैच्छिक रूप से आंख झपकना, गर्दन हिलाना, आवाज़ निकालना, तो ये कैसा आपका टिक डिसऑर्डर है। बच्चे देखे ना, कुछ बच्चे क्लास में आवाज़ निकालते रहते हैं, वही वाला। टोरेंट सिंड्रोम। मोटर वोकल टिक दोनों एक साथ होना। मोटर और वोकल, मोटर कहते हैं हाथ पैर चलाने से, जो वो हाथ पैर चलाएगा उसे कहेंगे मोटर। ठीक है। और वोकल कहते हैं बोलने को। वोकल किसे कहेंगे? बोलने को। जब वो बोलेगा उसे कहेंगे वोकल। ऐसे ध्यान रखना है। अगला है 28 PTSD। किसी आघात के बाद फ्लैशबैक और तनाव, उसे PTSD कहा जाता है। 29 नंबर पर है बाइलोपर डिसऑर्डर। बाइलोपर डिसऑर्डर क्या है? मूड का अत्यंतिक ऊपर नीचे जाना, खुशी उदास हो जाना। कभी बच्चा सैड है, तुरंत ही फिर हंसने लगा, फिर सैड हो गया, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार आने वाले विचार, उन्हें रोकने के लिए दोहराए जाने वाले काम, जैसे बार बार विचार आना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो इसे OCD बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये टोटल मिलाकर जितने भी थे मैंने आपके सारे 30 लगभग डिसऑर्डर हैं, और 30 के 30 डिसऑर्डर हमने ख़त्म करा दिए हैं। ठीक।